Bismillahirrahmanirrahim. Student, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. लास्ट लेक्चर में हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डिस्कस किया था और हमने ये भी समझा था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कैलकुलेशंस जो है वो ग्रुप डेटा के हवाले से भी और अनग्रुप डेटा के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। आज की एग्जाम्पल में हम उसकी रियल सेंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह हम जो है वो कंपैरिजन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हैं और किस तरह हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करके हम किसी डेटा को रिजेक्ट या किसी डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, यानी उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेशंस किस तरह होंगी। जी स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, S/x बार मल्टीप्लाई बाय 100%। ऑलरेडी आपने पिछले लेक्चर में इसको अंडरस्टैंड किया था। अब एग्जांपल क्या है इसको आपने समझना है बहुत अच्छे तरीके से। कंपेयर द वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन जो है वो इन द डेटा ऑफ टू फैक्ट्रीज, दो फैक्ट्रीज के अंदर अगर डेटा ये मेंशन्ड है और उसके अंदर आपने क्या है वेरिएशन को चेक करना है, तो किस तरह चेक करेंगे। तो याद देखिए गौर से कि वेजेस आपको दिए गए इन थाउजेंड्स, दो फैक्ट्रीज हैं उसमें कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर काम करते हैं तो वहां से प्रोडक्शन जो है वो जनरेट होती है। तो वेजेस बताए गए यानी उनकी जो सैलरी है वो इन थाउजेंड्स बताई गई है। 10 to 20 फैक्ट्री ए में 2 वर्कर थे इस रेंज के अंदर और फैक्ट्री बी में 3 वर्कर्स थे। 20 to 30,000 की जो सैलरी स्लैब है उसमें फैक्ट्री ए के अंदर 4 वर्कर्स थे और फैक्ट्री बी में भी 4 ही वर्कर्स हैं। अगर आप आगे चलें तो 30 to 40,000 की जो स्लैब है उसमें फैक्ट्री ए में 5 वर्कर्स थे लेकिन फैक्ट्री बी में उसके 4 ही वर्कर्स हैं। इसी तरह 40 to 50 में 3 और 2 वर्कर्स, और सिमिलरली 50 to 60 में अगर आप रेंज देखें तो फैक्ट्री ए में उसका 1 वर्कर था और फैक्ट्री बी में 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं। सो ये डेटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझना है ध्यान से तो देखें कि 2 फैक्ट्रीज हैं उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, उसमें हमने कुछ वेजेस के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है। अब दोनों फैक्ट्रीज का कंपैरिजन होना है कि किसका डेटा जो है वो ज्यादा बेटर है, किसका डेटा जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है कि हम इसको फर्दर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो लफ्ज है ना वेरिएशन, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, वेरिएशन में हम जब इसको देखते हैं गौर से, आप इसको डिस्पर्शन भी लिख सकते हैं और स्लैश में वेरिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी डिस्पर्शन लिखते हैं या वेरिएशन लिखते हैं, ये एक ही बात है। तो जब भी इस तरह की कंपैरिजन के अंदर आपको पूछा जाए डिस्पर्शन को, तो आपने यहां देखें, गौर करें, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के लिए जब भी डिस्पर्शन की जो मेजरमेंट होती है वो हमेशा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की होती है। तो अब हम इसको प्रोसीड करेंगे और आगे देखेंगे कि इसका जो है वो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के सोल्यूशन का वो क्या हो सकता है। तो चलिए बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ओके जी, अब हम कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हम कैसे देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं होगा, दैट इज S/x बार मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, अब चूंकि यहां पर 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक डेटा ए है दूसरा डेटा बी है, तो फिर हम फॉर्मूले को उस हिसाब से चेंज भी करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए अगर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है कि एस भी ए का यूज होगा और एक्स बार यानी मीन भी डेटा ए का यूज होगा। ठीक है, और अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने कैलकुलेट करना है बी के लिए तो फिर इसी तरह जो इसका एस है वो भी बी का यूज होगा और एक्स बार यानी उसका मीन भी डेटा बी का यूज होगा और फिर फर्दर इसकी कैलकुलेशन होगी। ठीक होगी बात। अब यानी बारी बारी आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली है कि अब यहां पर आपके पास अपनी चॉइस आ गई है कि आप इस डेटा को जो हमें गिवन है उसको 2 पोर्शंस में अलग अलग रख के कैलकुलेट कर लें
या एक ही टेबल में सारी कैलकुलेशंस कर लें। रिकमेंडेशन यही है कि आप एक टेबल में सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करें और फिर हम आगे की तरफ उसको उसके सम्स को फार्मूलाज में पुटअप करते हुए फाइनल आंसर की तरफ जाएं। अगर आप अलग अलग करते हैं तो क्या होगा कि आप बारी बारी अलग अलग उसको जो फर्स्ट आपका कॉलम है जिसमें वेजेस मेंशन्ड है उसको आप दोबारा लिखेंगे, उसकी कैलकुलेशंस जो है वो टेबल दोबारा जनरेट होगा और फिर आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि नहीं मैं इसको अलग अलग परफॉर्म करूं तो ये फॉर्मेट गलत नहीं होगा। हम यहां पर ये कोशिश करेंगे कि हम अपने फॉर्मेट को कंबाइन रखें और ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो कि किस तरह हमारी कैलकुलेशंस जो है वो हमारे लिए कंफर्टेबल जोन में जा सकती है। सो आइए देखें कि हमारे पास वेजेस हैं, वो है जी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। और अब यहां पर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है जब हमने अरिथमेटिक मीन में भी इसको स्टडी किया था कि जहां पर भी नंबर ऑफ समथिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी। सो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री ए की बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हम यहां पर जो मेंशन कर रहे हैं दैट इज 2, 4, 5, 3 और 1। इसी तरह नंबर ऑफ वर्कर्स प्रेजेंट इन फैक्ट्री बी, उसको अगर आप देखें तो ये है 3, 4, 4, 2 और ये 2। इस तरह आपके पास ये आपकी थोड़ी सी आउटलुक चेंज हुई है टेबल की। अब हमने कैलकुलेशंस क्या करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है एक्स बार ए और एक्स बार बी। ठीक है, एक्स बार का वही फॉर्मूला जो ग्रुप डेटा के हवाले से अगर आप देखें तो वो है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। लेकिन चूंकि हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्ट्री ए के लिए तो फिर यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ए की ही यूज होगी और नीचे डिनोमिनेटर में भी आप इसका सबस्क्रिप्ट चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे चलें तो यहां पर भी फॉर्मूला हम वही लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, लेकिन चूंकि ये बी के लिए कैलकुलेट हो रहा है तो फिर इसलिए यहां इसका सबस्क्रिप्ट जो है वो बी हो जाएगा। यानी आपने फ्रीक्वेंसी को यूज करना है। अब एक्स क्यों नहीं चेंज हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप गौर करें कि वेजेस जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, जो फर्स्ट कॉलम ग्रुप्स का आ रहा है वो दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए यहां से जो एक्स कैलकुलेट होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, इसलिए यहां पर एक्स की वैल्यूज जो है वो हमने चेंज नहीं की या उसकी नोटेशन चेंज नहीं की। अब जरा एक्स को देख लें क्या बनता है जी। फर्स्ट इज 15, ये बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो रिवीजन्स चल रही हैं एक तरह की कि अगर हमने लिमिट्स में से निकालना है एक्स यानी मिड पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द वैल्यूज दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। सो 10 + 20 30 डिवाइड बाय 2 इज 15। फिर उसके बाद नेक्स्ट चले, इट इज 25, देन 35, इट इज 45 एंड 55। एक्स कैलकुलेट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज आपने देखना है कैलकुलेशंस को। फर्स्ट वन इज एफ ऑफ ए एक्स, ठीक हो गया। फिर है एफ ऑफ बी एक्स और ये उसकी कैलकुलेशंस। सो देखिए जी, एफ ऑफ ए एक्स का मतलब क्या है कि ये जो एफ ऑफ ए मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, जो फैक्ट्री ए के वर्कर्स थे वो मल्टीप्लाई होंगे एक्स के साथ, तो आंसर आपका आ जाएगा 30। फिर ये नेक्स्ट वैल्यू है 25 और यहां 4 है, दिस इज 100। ठीक है, 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 175। फिर 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135।
और फिर 55 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 55 हो जाएगा। अच्छा देखें, यहाँ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बात को जो पिछले लेक्चर्स में भी हुई थी, और वहाँ पे क्या हुआ था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हुए अगर बहुत जल्दी करते हैं और बहुत ध्यान से नहीं देखते तो समटाइम्स क्या होता है कि मैंने मल्टीप्लाई करना है 35 को 5 के साथ, लेकिन मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर जाता हूँ, ठीक है, या मैंने 55 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, मैं 1 के साथ कर जाता हूँ जल्दी में। सो बड़ा अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में आपने केयरफुली आपने सारे डिजिट्स को देखना है और उनकी कैलकुलेशंस करनी है। अब एफ ऑफ बी एक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा कि आपने फ्रीक्वेंसी b को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू वुड बी 45, फिर उसके बाद 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 100, उसके बाद x की वैल्यू 35 है और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगी जी, 35 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 140, एंड देन 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 90 और 55 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 110। अब आप इनके सम्स कर लेंगे, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी ए का सम जो है वो क्या बनता है, 6, 5, 11 और 15 बन गया। इसी तरह फैक्ट्री बी के वर्कर्स की जो स्ट्रेंथ है 3, 4, 7, 11 और ये भी 15 ही बन रही है। और से देखिए, रीचेक कर लें, 3 + 1 4, 9, 13, 15, 2 और 4 8, 4, 12 और 3, 15। इस तरह वर्कर्स की तादाद जो है वो दोनों फैक्ट्रीज में सेम है, ठीक है। अब आगे इनके हमने जो कैलकुलेशंस की हैं, एफ एक्स यानी एफ ऑफ ए एक्स का जो आंसर होगा 30 + 100 + 175 + 135 + 55, तो इसका आंसर आ जाएगा 495। और फैक्ट्री बी के जो हमने आंसर्स निकाले, एफ ऑफ बी एक्स that is 45 + 100 + 140 + 90 + 110, तो इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। 45, 100, 140 + 90 + 110, so it is 485, ठीक है। अब इनके आंसर्स को हम यहाँ पुट अप करते हैं तो देखते हैं मीन क्या निकल रहा है। 495 डिवाइडेड बाय 15, तो 495 डिवाइडेड बाय 15 इट इज 33, और जब हम फैक्ट्री बी का मीन निकालते हैं तो इट इज 485 डिवाइडेड बाय 15, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 32.33। सो मीन जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया दोनों फैक्ट्रीज के लिए। फैक्ट्री ए के लिए 33 आया और फैक्ट्री बी के लिए 32.33। अगर आप गौर से देखें तो मीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर सिर्फ हमने अंडरस्टैंड करें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से तो कौन सा डेटा जो है वो बेटर लग रहा है, तो हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि जिसकी एवरेज, जिस पर्टिकुलर डेटा की एवरेज ज्यादा है वो बेटर है। तो यहाँ पर देखें फैक्ट्री ए जो है वो हमें लग रहा है कंपैरेटिवली, अभी फाइनल स्टेटमेंट नहीं हम दे सकते, हमें ये लग रहा है क्योंकि इसकी एवरेज 33 है एज कंपेयर्ड विद 32.33, सो बेटर लग रहा है कि फैक्ट्री ए के वर्कर्स का जो ओवरऑल लुक है या ओवरऑल इंफॉर्मेशन है वो कंपैरेटिवली रिलायबल है, यानी 33 हम उसको चूज कर। लेकिन चूंकि हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंसिडर करते हैं कि इज अ बेस्ट मेजर, कि हम जब वेरिएबिलिटी को देखते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना चाह रहे हैं तो फिर हम आगे अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तक जाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा डेटा जो है वो ज्यादा रिलायबल है या कौन सा डेटा जो है वो कंसिस्टेंट है इन दीज टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेशंस कहां तक पहुंचते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां पर हमने देखा कि अभी एक्स बार ए के लिए और एक्स बार बी के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ मूव कर रहे हैं कि वो कैलकुलेशंस कहां हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मैं पहले आपको यहां पर लिख कर बता रहा हूं, सिंपल जो हम फॉर्मूला इससे पहले पुटअप करते रहे, एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा
एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इसके मुताबिक आपको क्या क्या चाहिए, जरा गौर से देखें इस टेबल को। इस टेबल में हमने x कैलकुलेट किया हुआ है, f ऑफ ए एक्स और f ऑफ बी एक्स हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, आपको चूंकि मेरे पास यहाँ बोर्ड जो है वो वाइंड अप हो रहा है, तो आपने इसी टेबल को कंटिन्यूस करना है आगे, क्योंकि मैं जो कॉलम्स यहाँ जनरेट करूंगा वो इसी की कंटिन्यूशन होगी। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि जी इतना लंबा टेबल जो है वो कैसे हमारे पेज पे भी पूरा नहीं आ सकता, जैसे आपके बोर्ड पे नहीं आया। तो बेटा आप यूं कर सकते हैं कि आप उसको लैंडस्केप में रख सकते हैं, यानी जो आपकी कॉपी है वो आमतौर पर जब आप वर्किंग करते हैं, आपकी जो आंसर शीट होती है पेपर्स के अंदर भी, या आप रेगुलर जो रजिस्टर्स यूज करते हैं वो पोर्ट्रेट फॉर्म होती है उसकी, आप उसको लैंडस्केप में रख लें। यानी पेपर में हमें ये परमिशन होती है, या आप कर सकते हो ऐसे कि आप उसको लैंडस्केप में रखें और टेबल को की लेंथ जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट करें। ठीक है जी। सो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कीजिएगा और टेबल जो है वो आगे वाइंड अप कर दें। मैं यहाँ पर दो जो है वो स्पेस लाइंस छोड़ रहा हूँ ताकि मैं फर्दर इसकी कैलकुलेशंस कर सकूँ। मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट करूंगा जो मुझे चाहिए, और चूंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ए का कैलकुलेट करना है हमने, तो फिर इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी ए की ही यूज होगी और यहाँ डिनोमिनेटर में भी इसी तरह फ्रीक्वेंसी ए है और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ए। क्लियर होगी बात। सो एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर हम यहां से जो है वो देखेंगे, तो सबसे पहले है 15 स्क्वायर, तो उसका आंसर हमारे पास क्या है 225। नेक्स्ट है जी 25 का स्क्वायर, इट इज 625। देन 35 स्क्वायर is 1225. Then 45 square, it is 2025. Finally 55 square 3025। ये हमने एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब हमने इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ए के साथ मल्टीप्लाई करते हुए, यानी ये जो आपके पास 225 है इसको आपने फ्रीक्वेंसी ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी ए जो है वो क्या है फर्स्ट 2, सो इसलिए इस 2 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करते हुए इस कॉलम में लिखना है। सो इट वुड बी 225 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट इज 450। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ए है वो है 4, यानी 625 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, इट इज 2500। देन 1225 जो है वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1225 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 6125। फिर 2025 किससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए 2025 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 6075। और उसके बाद 3025 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, फाइनल आपके पास जो लास्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ए की वो 1 है, सो इसका मतलब है ये आंसर सेम आ जाएगा। अब आप देखिए कि आपको सम्स चाहिए क्या क्या। एफ एक्स स्क्वायर फॉर ए, तो इसका आप कॉलम का सम कर लें, 450 प्लस 2500, देन 6125, देन 6075 प्लस 3025। तो देखिए आंसर जो है फाइनल क्या आ रहा है आपके पास 18175। अब ये वैल्यू जो है वो फॉर्मूले के अंदर यहां पर सब्स्टिट्यूट होगी, पुट अप होगी। ठीक है जी। देखिए 18175 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्या है जी, हमने कैलकुलेट किया है इससे पहले 15, माइनस एफ एक्स ऑलरेडी हमने सम निकाला हुआ है, दैट इज 495, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 15 के साथ और फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर रूट। देखिए जी आगे क्या होता है, हम क्या करेंगे 18175 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ,
तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 1211.67 और ऑलरेडी ये हमने कैलकुलेशंस की हुई हैं, ये था 33, इसका स्क्वायर है, इसको प्रोसीड करें। सो यहां देखें आंसर क्या होगा, जब मैं इसका स्क्वायर लेने के बाद इसमें से माइनस करूंगा 1211.67 तो -33 स्क्वायर, तो आंसर आ गया है 122.67 और फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड है। सो दिस इज 11.08। ये किसका आंसर है जी आपके पास? एस ए का। अब इसी तरह हम एस बी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एस बी के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें सिंपल एक कॉलम और चाहिए दैट इज एफ ऑफ बी एक्स स्क्वायर। देखिए जी, एफ ऑफ बी यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो एफ ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 225 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, तो उसका आंसर आ जाएगा 675। और फिर 625 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 के साथ। 625 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 2500 ही रहेगा क्योंकि पहले भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। 1225 किससे मल्टीप्लाई होगा? नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो है वो 4 ही है। 1225 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 4900। नाउ 2025 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 4050 और ये 3025 जो है वो फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह आपके पास 6050 आंसर आ जाए। ये है आपका कॉलम जो एफ एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। अब इस कॉलम का हम सम कर लेते हैं। 675 प्लस 2500 प्लस 4900 प्लस 4050 4050 प्लस 6050। तो देखिए आपका आंसर जो आ रहा है वो अगेन 18175। देखिए यहां पर एक और आपके लिए लर्निंग है। वो लर्निंग क्या है कि अगर दोनों कॉलम्स का सम सेम आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपको एक दफा इसको लाजमी वेरीफाई करना है क्या हमारा जो है वो कैलकुलेशंस ठीक है। तो मैं आपके साथ इसको दोबारा वेरीफाई करता हूं। 675 प्लस 2500 प्लस 4900 प्लस 4050 प्लस 6050, तो इट इज सेम। तो नाउ ये वेरीफाइड है। अब हमने क्या करना है, एस बी के लिए कैलकुलेशंस करनी है। एस ए की हमने कैलकुलेशंस की हुई है। एस बी के लिए हम जो है वो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं कि एस बी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डेटा बी जो है वो क्या कैलकुलेट होता है। तो आइए बोर्ड नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। एस ऑफ बी जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एफ बी एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ बी एक्स ओवर सिग्मा एफ ऑफ बी। तो यहां पर भी एफ ऑफ बी है, इसका आप स्क्वायर जो है वो यहां कैलकुलेट करेंगे। अब सिंपल आपने वैल्यूज को पुट अप करना है। क्या जी 18175 डिवाइडेड बाय जो एफ ऑफ बी है वो 15 ही है, माइनस इसी तरह आपके पास 485 डिवाइडेड बाय 15 है, यहां पर इसका स्क्वायर है। तो जरा देखिए फाइनल क्या आता आंसर। 18175 को आपने 15 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास 1211.67 आ गया, माइनस इसको जो हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियसली, दिस इज 32.33 और इसका स्क्वायर है, इसको आपने फाइनल स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। जब हम इसकी कैलकुलेशंस को देखते हैं आगे, 32.33 के स्क्वायर को माइनस कर देना इसमें से 1211.67 में से, तो आपका आंसर आएगा 166.44। इसका स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर रूट लेने के बाद हम
एस ऑफ बी की तरफ चले जाएंगे, दैट इज 12.90। तो गौर करें, यह है 11.08 और यह है 12.90। ठीक है जी। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन की एंडिंग की तरफ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए, फॉर्मूला हम लिख चुके हुए हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए अगर आपने कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ए का होगा और मीन यानी एक्स बार भी ए का ही होगा। सो ए की कैलकुलेशन हमने यहां की हुई है, दैट इज 11.08 डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार ए जो है वो आपका 33 था, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और इसकी परसेंटेज देख लेंगे। तो ये आंसर होगा जी 11.08 डिवाइडेड बाय 33 और जब मल्टीप्लाई बाय 100 हम इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 33.58%। ठीक है जी। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या होगा आपके पास, उसी तरह बी का ही स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होगा और बी का ही मीन। तो बी का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है, दिस इज 12.90 और इसका मीन जो है वो क्या है जी 32.33 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको परसेंटेज। तो देखिए 12.90 डिवाइडेड बाय 32.33 और जब मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आंसर आपके पास आ जाएगा 39.90%। जी गौर से देखें कि हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए के लिए भी कैलकुलेट कर लिया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा जो है वो बेटर है या कौन सा डेटा रिलायबल है या इसकी वेरिएशन में क्या हम इसका आंसर जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखें गौर से, दिस इज 33.58, दिस इज 39.90। तो किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है? सो आप देखिए 39.90 इज ग्रेटर देन 33.58, या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 33.58 इज लेस देन 39.90। तो हमने कल के लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो ज्यादा रिलायबल होगा, यानी वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो यहां हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि डेटा ऑफ फैक्ट्री ए इज मोर कंसिस्टेंट then data of factory B. This is the most important line, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर कंसिस्टेंट है जी, कांस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट यानी रिलायबल, ज्यादा रिलायबल। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में जिसका आंसर लेस है, कम है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। होप आज का लेक्चर जो है वो आपको इस तरफ आपका माइंड जो है वो कन्वर्ट करेगा कि अगर आपके पास टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो किस तरह हमने चेक करना है कि हमारे लिए ये डेटा जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है तो किस डेटा को हम चूज करेंगे कि आप उसको फर्दर एनालिसिस के लिए भेज सकें। कौन सा डेटा जो है वो कंसिस्टेंट है, तो आप दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे, जिसका आंसर कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा और उसको फर्दर एनालिसिस के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। होप आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।